हाय दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका फाइनेंस टॉक्स चैनल पर। मैं हूँ मनीष और आज का हमारा टॉपिक है अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स। आपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या आपको पता है कि स्टार्टअप्स, रियल इस्टेट, हेज फंड्स इन जैसे एसेट में भी इन्वेस्ट किया जा सकता है? अगर नहीं तो आज का वीडियो पूरा ज़रूर देखेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। तो पहले हम जान लेते हैं कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होता क्या है। दोस्तों, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स यानी कि एआईएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट व्हीकल है जो आपके पैसे को ट्रेडिशनल मार्केट से थोड़ा हट के इन्वेस्ट करता है। फॉर एग्जांपल, अगर आप हाई ग्रोथ जैसे स्टार्टअप में यानी कि बाइजू या जोमेटो को एकदम इनिशियल स्टेज के अंदर एंटर करना चाहते हो तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एक ऑप्शन बन सकता है। साथ में रियल इस्टेट प्रोजेक्ट्स जो काफ़ी हाई वैल्यूज होते हैं, उनके टिकट साइज़ काफ़ी बड़े होते हैं। अगर हम उनके अंदर इन्वेस्ट करना चाहते हो एक छोटे पार्ट के उधर, तो वहाँ पर भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो एआईएफ के थ्रू। और सेबी इन सब फंड्स को रेगुलेट करता है ताकि आपके इन्वेस्टमेंट ट्रांसपेरेंट और सेफ हो। अगर आप हाई रिटर्न्स यूनिक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के यहाँ पर ढूंढ रहे हो तो एआईएफ एक ऑप्शन हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एआईएफ के अंदर बस एक कंडीशन है कि एआईएफ के अंदर मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ तक होगी, यानी कि 1 करोड़ से नीचे का अमाउंट आप इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकते। जैसे कि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में मिनिमम अमाउंट है 50 लाख। म्यूचुअल फंड्स के अंदर ऐसी कोई मिनिमम अमाउंट नहीं है। आप 500, 100 या 5000 से भी स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन एआईएफ के अंदर ये लिमिट 1 करोड़ पर है और पीएमएस में ये लिमिट है 50 लाख। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि हम एआईएफ में इन्वेस्टमेंट क्यों करें? तो इसके मेनली 3 रीज़न है। पहला रीज़न है डाइवर्सिफिकेशन। मान लेते हैं आपके पास म्यूचुअल फंड्स और शेयर्स है, लेकिन आप अपने पोर्टफोलियो में एक स्टार्टअप या प्राइवेट इक्विटी या कमोडिटीज़ का एक्सपोजर लेना चाहते हो, तो एआईएफ से आप ये एक्सपोजर ले सकते हो। अगर आप नॉर्मली यहाँ पर डायरेक्टली प्राइवेट इक्विटी के अंदर हिस्सेदारी लेने जाओ तो डायरेक्टली यहाँ पर पॉसिबल नहीं है, उसकी टिकट साइज़ काफ़ी बड़ी होती है। मान लेते हैं कि हालांकि एआईएफ के अंदर भी टिकट साइज़ बड़ी है, लेकिन प्राइवेट इक्विटी के अंदर भी आपको फिर भी डाइवर्सिफिकेशन मिल जाएगा अलग अलग कंपनीज़ में इन्वेस्टमेंट करके। वैसे ही आप स्टार्टअप्स में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। प्लस यहाँ पर दूसरा पॉइंट निकल के आता है हाइयर रिटर्न्स। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं आपने एक सोशल वेंचर फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है जो रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को प्रमोट करना चाहता है। अगर ये सेक्टर आने वाले टाइम में काफ़ी अच्छा ग्रो कर लेता है तो आपके रिटर्न्स के भी चांसेस काफ़ी अच्छे बढ़ जाते हैं। और तीसरा पॉइंट है नीश मार्केट्स। एआईएफ आपको उन एरियाज़ में भी इन्वेस्ट करने का मौका देता है जहां कॉमन इन्वेस्टर्स नहीं पहुंच पाते, जैसे कि हेज फंड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। यूएस में जैसे यहाँ पर हेज फंड्स काम करता है, वैसे ही इंडिया में हेज फंड की जगह अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स है, क्योंकि हेज फंड के पास काफ़ी अच्छा एक्सपोजर आपको मिल जाता है डेरिवेटिव मार्केट में। लेकिन म्यूचुअल फंड्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो डेरिवेटिव मार्केट का उतना ज़्यादा एक्सपोजर आपको नहीं मिल पाता। लेकिन अल्टरनेटिव फंड्स के अंदर ऐसा नहीं है। अगर अल्टरनेटिव फंड्स में 1 रुपीज़ का इक्विटी है तो उसके अंदर 2 रुपीज़ तक भी डेरिवेटिव मिल सकता है, यानी कि 2 टाइम्स डेरिवेटिव्स। तो एक बार अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स का टाइप भी देख लेते हैं। सेबी ने मेनली 3 कैटेगरीज के अंदर अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से पहली कैटेगरी है जो सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, वैसे अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड। दूसरी कैटेगरी है जो प्राइवेट इक्विटी और प्राइवेट डेट में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि ऐसी कंपनीज जो कि लिस्टेड नहीं है उनके स्टॉक भी खरीदा जा सकता है। साथ में वो जो डेट इशू करते हैं उनमें भी इन्वेस्ट किया जा सकता है, क्योंकि उसके अंदर काफ़ी रिटर्न्स हाई होते हैं। भले ही उसके अंदर रिस्क भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, लेकिन प्राइवेट डेट के अंदर रिटर्न्स जनरली हाई होते हैं एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट डेट। और तीसरा कैटेगरी है हाई रिस्क की और स्पेक्युलेटिव स्ट्रेटजीज, यानी कि कोई ऐसा स्ट्रैटेजी जो कि एआईएफ डिप्लॉय करता है। मान लेते हैं कि डेरिवेटिव्स के थ्रू भी हो सकता है, या फिर जनरली इक्विटी के अंदर चर्निंग काफ़ी अच्छी यहाँ पर मिल सकती है। वैसे ही अगर कोई स्ट्रैटेजी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड ढूंढ लेता है तो उसे मान लेते हैं तीसरे कैटेगरी के अंदर। ऐसे 3 कैटेगरीज के अंदर सेबी ने एआईएफ को डिफाइन किया हुआ है। अब एक बार एआईएफ के पहले कैटेगरी के बारे में जान लेते हैं, जो कि है सोशल कैटेगरीज के अंदर। कैटेगरी 1 के अंदर वो इन्वेस्टमेंट आती है जो कि इकोनॉमी और सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल हो। एग्जाम्पल देख लेते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स स्टार्टअप जैसे कि ओयो, बायजूस इनमें इन्वेस्ट करते हैं। बायजूस और एडटेक कंपनीज ने काफ़ी इन्वेस्टर्स को एक मल्टीबैगर रिटर्न्स दिए है। अगर उनका स्टेक आपको इनिशियल स्टेज में मिल जाता तो इनिशियल स्टेज में इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए। सोशल वेंचर फंड भी दूसरा एग्जाम्पल है। मान लेते हैं आप एक फंड्स में इन्वेस्ट करते हो जो क्लीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स को सपोर्ट करता है, जैसे कि सोलर पैनल्स या विंड एनर्जी, तो वो सोशल वेंचर फंड्स के अंदर है। साथ में इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स, क्या आप ऐसे हाईवेज या एयरपोर्ट जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बनना चाहते हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड्स यहाँ पर एक ऑप्शन हो सकते हैं।
एसएमई फंड्स, इमेजिन कर लेते हैं कोई एक ऐसा फंड है जो कि स्मॉल बिजनेसेस को ग्रो करने के लिए कैपिटल प्रोवाइड करता है, जैसे एक एमएसएमई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट। इसका फ़ायदा दोनों तरफ होगा, बिजनेस को अपने ग्रोथ भी मिल जाएगी और जो इन्वेस्टर्स हैं उनको भी काफ़ी अच्छे रिटर्न मिल सकते हैं, क्योंकि वो इनिशियल स्टेज के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। अब कैटेगरी टू फंड्स के बारे में जान लेते हैं। कैटेगरी टू फंड्स मीडियम टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में स्पेशलाइज करता है। एग्जाम्पल के लिए प्राइवेट इक्विटी फंड्स। मान लेते हैं कि अगर आप अनलिस्टेड कंपनीज में या प्राइवेट इक्विटी में कोई शेयर्स खरीदना चाहते हो, तो डायरेक्टली पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे कोई आईपीओज नहीं होते। लेकिन प्राइवेट इक्विटी को आप एआईएफ के थ्रू भी खरीद सकते हो। वैसे ही डेट फंड्स भी यहाँ पर होते हैं। अगर प्राइवेट कंपनी कोई डेट इशू करती है तो जनरली वो इतना लिक्विड नहीं होता, तो इनमें भी एआईएफ के थ्रू इन्वेस्ट किया जा सकता है। साथ में फंड्स ऑफ फंड्स का ये मतलब है कि कोई ऐसा एआईएफ फंड है जो कि दूसरे फंड्स के अंदर इन्वेस्ट करता हो। इसमें पोर्टफोलियो को काफ़ी अच्छा डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट मिल जाता है। जैसे कि कोई ऐसा फंड हो जो प्राइवेट इक्विटी और रियल इस्टेट दोनों में इन्वेस्ट करता हो, तो दोनों का एक्सपोजर आपको मिल सकता है एक सेम फंड के अंदर इन्वेस्ट करके। तो एआईएफ के अंदर तीसरी कैटेगरी की बात कर लेते हैं। तीसरे कैटेगरी के फंड्स के अंदर वो लोग इन्वेस्ट करते हैं जो कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न्स में बिलीव करते हो। पहली कैटेगरी हेज फंड्स। मान लेते हैं एक ऐसा स्टॉक है जो मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि अगर कोई ऐसा सेक्टर है जो कि आउट परफॉर्म कर सकता है और कोई ऐसा सेक्टर है जो कि अंडर परफॉर्म कर सकता है। अगर मार्केट यहाँ से ऊपर चलनी स्टार्ट कर दे तो जो आउट परफॉर्म करने वाला सेक्टर है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर सकता है, और अगर मार्केट यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट कर दे तो जो अंडर परफॉर्मेंस वाला सेक्टर है उनके अंदर फॉल भी काफ़ी अच्छा आ सकता है। तो दोनों के अंदर एक शॉर्ट और लॉन्ग पोजीशन क्रिएट करना एक काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो अगर मान लेते हैं कि मार्केट यहाँ से ऊपर चली जाती है तो भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट है, और अगर मार्केट शॉर्ट टर्म के अंदर नीचे आना भी स्टार्ट हो जाए तो उसके अंदर भी किसी सेम सेक्टर में जो शॉर्ट पोजीशन क्रिएट की हुई है उसके अंदर प्रॉफिट काफ़ी अच्छा मिल सकता है। वैसे ही कॉन फंड्स जो कि एल्गोरिदम बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, यानी कि ऐसा सिस्टम वहाँ पर डिफाइन किया जाता है जो कि कम्प्लीटली एल्गो के थ्रू मैनेज होता हो। जैसे कि आपने बात यहाँ पर सुनी होगी जेन स्ट्रीट के बारे में, जो यूएस का हेज फंड एक रिलेटिवली न्यूज़ में आया था एक नेगेटिव न्यूज़ के कारण। तो उसके अंदर कोई भी आपको डिटेल में इन्फॉर्मेशन पता हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यहाँ पर बस मैं एक हिंट प्रोवाइड करता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग के थ्रू इंडिया में वो $1 बिलियन का प्रॉफिट कमाते थे हर साल, और ये भी कम्प्लीटली एक एल्गो ट्रेड था। तो वैसे ही सेकंड कैटेगरी के अंदर है जो कॉन फंड्स, और तीसरा कैटेगरी यहाँ पर निकल के आता है मल्टी एसेट फंड। जैसे कि कोई अगर ऐसा फंड हो जो कि डेरिवेटिव्स, इक्विटी, कमोडिटी इन सब के अंदर साइमल्टेनियसली एक पोजीशन क्रिएट करता हो, तो उसे हम कहते हैं मल्टी एसेट फंड। अब मल्टी एसेट ये कैटेगरी सिर्फ एआईएफ के अंदर अवेलेबल नहीं है, आप म्यूचुअल फंड के थ्रू भी मल्टी एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हो या फिर टर्म इंश्योरेंस और हेल्थ इंश्योरेंस परचेस करना चाहते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई व्हाट्सएप लिंक के थ्रू आप डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हो, हम ज़रूर इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो एक बार हम बात कर लेते हैं कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करने का क्या क्या बेनिफिट्स है। पहला तो बेनिफिट है डाइवर्सिफिकेशंस। शेयर्स और बॉन्ड्स के अलावा आपको बाकी एसेट क्लास भी मिल जाते हैं, जैसे कि रियल इस्टेट, प्राइवेट इक्विटी, इनके अंदर भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो। प्लस डेरिवेटिव स्ट्रैटेजीज के अंदर भी स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट की जा सकती है। सेकंड जो हमारा बेनिफिट है पोर्टफोलियो में प्रोफेशनल मैनेजमेंट। फंड मैनेजर्स यहाँ पर काफ़ी इनहेंस प्रोफेशनल होते हैं। तो अगर फंड मैनेजर यहाँ पर अपनी प्रोफेशनल कैपेबिलिटीज से अगर ज़्यादा रिटर्न भी जनरेट करते हो तो काफ़ी अच्छी बात है। और यही से मेरा तीसरा पॉइंट है हाइयर रिटर्न्स। मेनली एआईएफ के अंदर जो सर्वाइविंग एआईएफ होते हैं उनके अंदर जनरली हाइयर रिटर्न्स दिखाई देते हैं एज कम्पेयर टू ब्रॉडर मार्केट। और यही से हमारा चौथा पॉइंट है, आपको एक ग्रोथ प्रोडक्ट्स के अंदर भी एक्सपोजर मिलता है, जैसे कि स्टार्टअप, प्राइवेट इक्विटी, हेज फंड के थ्रू आप इसे भी एक्सेस कर सकते हो। अब एक बार देख लेते हैं कि अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स में इन्वेस्ट करने से रिस्क क्या क्या आ सकती है। इन्वेस्टमेंट यहाँ क्या आती रिस्क होती है, जैसे कि एआईएफ में कुछ मेजर रिस्क है। पहला रिस्क है इलिक्विडिटी, जैसे कि लॉक इन पीरियड्स। एआईएफ के अंदर जनरली लॉक इन पीरियड भी हो सकते हैं, यानी कि आप एक स्पेसिफिक टाइम पर अपना एग्जिट नहीं कर सकते। जैसे कि मान लेते हैं कि 1 ईयर का लॉक इन पीरियड है, तो अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट की है तो अगले 1 साल तक आप उसे विड्रॉ नहीं कर सकते। प्लस दूसरा पॉइंट है हाई रिस्क हाई रिटर्न्स दोनों यहाँ पर अवेलेबल है, जो कि तीसरे कैटेगरी फंड्स के अंदर है, जो कि स्पेकुलेटिव कैटेगरी में। तीसरा रिस्क है रेगुलेटरी रिस्क। लॉज में जो भी चेंजेस आते हैं वो एआईएफ को डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं, तो इनका भी ध्यान भी रखना वो काफ़ी ज़रूरी है। प्लस चौथा पॉइंट है कॉम्प्लेक्सिटी यहाँ पर इसलिए हमने इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि जो टैक्स फाइलिंग होती है वो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स को खुद करना पड़ता है। जैसे कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो जो भी आपका प्रॉफिट होगा उसमें प्रॉफिट के हिसाब से टैक्स होगा, ना कि म्यूचुअल फंड को कितना प्रॉफिट हुआ है।
या फिर म्यूचुअल फंड ने कब स्टॉक बाय किया, कब उसने बेचा, तो उसके बीच में आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। चर्निंग उसके अंदर हो सकती है, लेकिन म्यूचुअल फंड में जब आप एनएवी के थ्रू एग्जिट करते हो, यूनिट्स आप सेल करते हो, तभी आपको टैक्स भरना पड़ता है। लेकिन एआईएफ के अंदर ऐसा नहीं है। अल्टरनेटिव मैनेजमेंट फंड को जो भी मैनेजर्स यहाँ पर मैनेज करते हैं, उनको टैक्स भरना पड़ता है एआईएफ से। तो दोस्तों, अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स एक यूनिक और पावरफुल इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। अगर आप हाई रिटर्न्स ढूंढ रहे हो और अपना पोर्टफोलियो को भी डाइवर्सिफाई करना चाहते हो, तो अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड एक ऑप्शन हो सकता है। वैसे ही अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड में ट्रेडिशनल इन्वेस्टमेंट से कुछ अलग इन्वेस्टमेंट आपको मिल सकती है, लेकिन इसके अंदर रिस्क भी काफ़ी अच्छी इन्वॉल्व होती है और ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है एज़ कम्पेयर टू म्यूचुअल फंड्स। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और फाइनेंस टॉक्स चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और साथ में अगर आपके कोई क्वेश्चंस हो तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़रूर कोशिश करूँगा आपको आंसर करने की। तब तक के लिए गुड बाय।